नमस्कार दोस्तों, RKS जी के चैनल में आपका स्वागत है, जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यदि दोस्तों आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आज पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो इसमें देखेंगे थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं जो एग्जाम में अधिकतर आती रहती हैं, तो इसलिए इन पुस्तकों को ध्यान दे लें। तो पहली है, एक तो है एनिमल्स इंटेलिजेंस पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक है विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का किसने लिखी है तो थॉर्नडाइक है, और एनिमल्स इंटेलिजेंस भी आए तो भी थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक जो हैं प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहे जाते हैं, और यदि आए कि पशु वैज्ञानिक कौन है तो भी थॉर्नडाइक है। तो ध्यान देना, प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान ये भी थॉर्नडाइक माने जाएंगे, और यदि आए कि पशु वैज्ञानिक कौन है तो भी थॉर्नडाइक है। एक कोटेशन आता है कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। जी किसने कहा है? तो जी किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने ही कहा है। अगर आगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जी अक्सर पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। कुछ और भी सिद्धांत हैं जो कई नामों से आते हैं, और उसका हमें ऑप्शन थॉर्नडाइक ही लगाना है। तो इन्हें अच्छे से हमें याद कर लेना है, बहुत ही सही तरीके से। जैसे अगर आ जाए कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो भी थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो भी थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी सिद्धांत, अधिगम का अनुबंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत, बहुकारक या बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत या मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत या अस्तात्मक सिद्धांत। मतलब इतने सारे जितने भी हैं, जी सारे के सारे हमें याद करना है, और ये दिए किसने हैं? थॉर्नडाइक ने। देखो याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कुछ। अगर देखा जाए यहाँ पे देखें, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास करेंगे त्रुटि नहीं होगी। देखो इसी से मिलता जुलता ये भी है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यदि प्रयत्न करेंगे तो भूल नहीं होगी। तो ये दोनों देखो मैच कर रहे हैं, इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये लिखा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, SR थ्योरी। तो उद्दीपन अनुक्रिया और SR थ्योरी सेम ही है, मतलब सबका नाम चेंज करके आ सकता है, कुछ भी इतने नाम जो दिए गए हैं इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो SR थ्योरी ही उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, क्योंकि उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन यहाँ S दिया गया है और यहाँ पे R से मतलब अनुक्रिया है। तो जो स्टिमुलेटेड होता है जो उद्दीपन है, और रिस्पॉन्स जो है वो अनुक्रिया है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम ही है। तो देखो जब उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में बंध होता है उससे कहते हैं अनुबंध। तो देखो यहाँ पे अधिगम का अनुबंध सिद्धांत भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखो उद्दीपन अनुक्रिया, SR और अधिगम का अनुबंध, जी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अनुबंध होगा तो संबंध भी होगा, और संबंध से ही संयोजनवाद होता है। यानी कि जी सब एक दूसरे से मैच करते हुए लिखे। यहाँ पे देखें बहुकारक या बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत, जी याद रखना है, जी बुद्धि से रिलेटेड है। यहाँ सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन बालू के ढेर का सिद्धांत, या बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया। मात्रा का सिद्धांत भी आ सकता है, तो किसने दिया? जी थॉर्नडाइक ने दिया है। यहां पे ये याद कर लेना है कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है, तो इसको याद कर लेना है। और परमाणुवाद का सिद्धांत या अस्तात्मक सिद्धांत, जी दो याद कर लेना, बाकी तो इसी से मैच करते हुए सब याद रहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ प्रयास एवं त्रुटि, यहाँ प्रयत्न एवं भूल, जी दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ उद्दीपन अनुक्रिया है, उद्दीपन अनुक्रिया ही SR है, और जब उद्दीपन अनुक्रिया में बंध बनेगा तो वो अनुबंध हो जाएगा। अनुबंध मतलब संबंध, संबंध मतलब संयोजन, ये सब एक दूसरे से मैच करेंगे, तो थोड़ा तो याद
करना ही पड़ेगा। तो इतने नामों से अगर कुछ भी आ रहा है पेपर में तो हमें थार्नडाइक ही लगाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थार्नडाइक ने दो मुख्य नियम दिए हैं, सीखने के दो मुख्य नियम दिए हैं। पहला दिया गया है मुख्य नियम और दूसरे में बताया गया है गौण नियम, यानी दो नियम बताए हैं सीखने के। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। अगर आए कि मुख्य नियम कितने हैं तो थार्नडाइक ने मुख्य नियम जो दिए हैं वो 3 दिए हैं और गौण नियम 5 दिए हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि थार्नडाइक के मुख्य कितने नियम हैं तो 3, और यदि पूछे कि गौण नियम कितने हैं तो 5। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि थार्नडाइक ने कौन सा नियम नहीं दिया, सीखने का कौन सा नियम, तो 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और चौथा कुछ दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो इस प्रकार से जो नहीं दिया है वो इसमें वो सही हो जाएगा। कौन सा दिया है अगर आ जाएगा तो इसमें से कोई एक लिख देगा, बाकी दूसरी लिखेगा। तो इस प्रकार से हमें इन्हें याद करना है। तो मुख्य नियम तो वैसे याद होना ही चाहिए। तो मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। इसी प्रकार से गौण नियम भी बताए हैं 5। पहला बहुप्रतिक्रिया, दूसरा मनोवृत्ति, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आत्मकिरण या आत्मीकरण और लास्ट है साहचर्य क्रिया नियम। सबसे पहले हम देख लें मुख्य नियम। जो 3 दिए गए हैं इनके बारे में हम पढ़ लें। इसमें देखिए पहला लिखा है तत्परता का नियम। तो यहां पे बात आई है तत्पर। तो यदि देखें बच्चा किसी काम को करने के प्रति यदि तत्पर है, उसमें जिज्ञासा है कि हमें यहाँ करना है, तत्पर यदि है तो वो उस काम को बहुत ही अच्छे से कर लेगा और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें ध्यान दें कि यदि व्यक्ति किसी काम के प्रति तत्पर है या बालक तत्पर है तो उसमें वो काम अच्छे से कर लेगा और उससे उसमें क्या होगी, संतुष्टि पैदा होगी, यानी संतुष्टि की प्राप्ति होगी। और यदि वो तत्पर है, यदि तत्पर नहीं है तो उसमें रीछपन आएगा, असंतुष्टि आ जाएगी। तो तत्परता में क्या है कि व्यक्ति, इसमें बच्चा क्या होता है, किसी काम को करने के प्रति तत्पर रहता है। तो इसमें ध्यान देना है कि एक या मतलब तत्पर नहीं है तो शिक्षक को क्या करना है कि बच्चे को तत्पर करना है कि उसमें जिज्ञासा हो कि हाँ हमें ये काम करना है, तो वो आसानी से उस काम को सीख सकता है। तो क्या करना है, एक कुशल शिक्षक का यह दायित्व है कि नए पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसे पूर्व पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ करके नवीन ज्ञान से उसे जोड़ना है, जिससे शिक्षार्थी पाठ को पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएगा। यानी उसके पहले की स्टोरी हम सुनाएंगे तो बच्चे में एक जिज्ञासा आएगी, तत्पर होगा, आगे अब क्या होगा तो वो पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएगा। इस प्रकार से थार्नडाइक ने पहला नियम जो मुख्य दिया है वो तत्परता का नियम है, यानी व्यक्ति किसी काम को करने के प्रति तत्पर है तो वो उस काम को बहुत ही सरलता से, आसानी से कर लेगा। दूसरा आया है अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम क्या है, तो अभ्यास में क्या है, उद्दीपक व अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तो वहां पे अभ्यास किए जाते हैं। यानी अभ्यास से व्यक्ति में एक प्रकार से सकारात्मकता आती है। यानी अभ्यास जितना ज्यादा करेगा तो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध उतना ही मजबूत होता है, और यदि अभ्यास कम करेगा यानी अभ्यास उसका रुक जाएगा, नहीं करेगा अभ्यास, तो कहें उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो यहाँ पे अभ्यास से, यहाँ उद्दीपक और अनुक्रिया से मतलब है कि उद्दीपक कहलाता है यदि किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, और अनुक्रिया कहलाती है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो क्रिया की गई है। तो कहें अगर क्रिया बहुत अच्छी होगी, अगर क्रिया यानी अनुक्रिया बहुत अच्छे से कर रहा है तो जो मतलब दोनों में अनुबंधन है वो मजबूत होगा, यानी कि संबंध क्या होगा, वो मजबूत होगा।
और यदि अनुक्रिया कमजोर है तो संबंध भी कमजोर हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि अभ्यास जितना ज्यादा करेगा बच्चा उतना ही संबंध कैसा होगा, मजबूत होगा और बच्चा आसानी से उस चीज को सीख जाएगा। तो ध्यान देना है कि टीचर को क्या करना है कि अध्यापक को मेन चीज ध्यान देना है कि जो विद्यार्थी इस कक्षा में बैठे हैं उन्हें बार बार अभ्यास करवाते रहना है, जिससे कि उनके बीच संबंध बना रहे और वो उस चीज को भूले ना। तो इसमें अभ्यास के नियम में यही कहा गया है कि टीचर को पुरानी चीजों का अभ्यास करवाते रहना है, क्योंकि अभ्यास से संबंध बहुत मजबूत हो जाता है और बच्चे उस चीज को भूलते नहीं हैं। लेकिन इसमें 1930 में संशोधन किया गया और उन्होंने कहा है कि अभ्यास से जरूरी नहीं है कि बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाए या फिर भूल जाए। तो 1930 में इसमें संशोधन भी किया गया है कि अभ्यास का पुनर्बलन देने से जरूरी नहीं है कि बच्चा उसको बहुत अच्छे से सीख जाए या पुनर्बलन कम हो तो बच्चा भूल जाए। तो इसमें 1930 में कुछ संशोधन किया गया है। तीसरा है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम में क्या है, बच्चा जो है प्रभाव के आधार पर ही अनुक्रिया करता है या कहें कार्य करता है, यानी जैसा उस पर प्रभाव पड़ेगा काम उसी प्रकार से वो करता है। तो इसके अनुसार बताया गया है कि बच्चा किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। अगर कोई बच्चा काम कर रहा है, प्रभाव उस पर अच्छा पड़ेगा तो वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेगा और उसमें सकारात्मकता आएगी। यदि प्रभाव अच्छा नहीं, यानी कार्य उसने किया और उसका नेगेटिव परिणाम निकला, तो प्रभाव यानी कि उसका नेगेटिव पड़ा तो वो कार्य फिर अच्छे से नहीं करेगा। तो इसमें प्रभाव वाली बात आई है कि जैसा प्रभाव पड़ेगा क्रिया उसी प्रकार की होगी। इस नियम को दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहते हैं या कहें संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। दंड एवं पुरस्कार का नियम या कहें संतोष या असंतोष का नियम भी इसी को कहते हैं। अगर हम कहें दंड देंगे तो उस पर जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ेगा, और जब हम पुरस्कार देंगे तो उस बच्चे पर प्रभाव कैसा पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दंड देने से उस पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़े, हो सकता है पॉजिटिव भी पड़े, क्योंकि दंड देने से उसको शायद लगे कि हाँ हमने कमी की है और उसको अच्छे से करने लगे। तो इस नियम को ध्यान दें कि दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहते हैं। संतोष या असंतोष का नियम भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि कार्य करने पर उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी उसने काम किया और अच्छे से काम कर लिया, तो उसको संतुष्टि होगी, यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी उसको संतोष हो जाएगा। और यदि उसने कार्य किया और प्रभाव नेगेटिव पड़ा, यानी कहें उसका प्रभाव, यानी कार्य किया और वो सही से नहीं हुए, तो प्रभाव कैसा पड़ेगा, नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है उसमें असंतोष आ जाएगा। तो ध्यान दें, प्रभाव का नियम जो है इसको संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं और इसे दंड या पुरस्कार का नियम भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि तीनों मुख्य नियम जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तत्परता, इसमें बच्चा क्या होता है, तत्पर रहता है कि मुझे काम करना है, तो वो उसमें संतुष्टि प्राप्त करेगा। और यदि तत्पर बच्चा नहीं है तो वो उसमें संतुष्टि नहीं होगी, उसमें रीझपन आ जाएगा। इस प्रकार से टीचर को ध्यान देना है कि सबसे पहले पढ़ाने से पहले बच्चे में तत्परता की भावना पैदा करना है, उसमें उत्पन्न होना चाहिए। पुराने पाठ को पढ़ा करके फिर उसको नए ज्ञान से जोड़ना है, नए पाठ को फिर पढ़ाना है। अभ्यास में क्या है, अभ्यास करेंगे बार बार, अभ्यास अच्छा रहेगा तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। तो इसलिए टीचर्स को बार बार अभ्यास कराते रहना चाहिए। प्रभाव जैसा पड़ेगा तो उसी प्रकार की वो क्रिया करेगा। अब देखते हैं गौण नियम क्या है। तो गौण नियम पहला बताया गया है बहुप्रतिक्रिया। अब इसमें ध्यान दें, बहुप्रतिक्रिया नाम से ही स्पष्ट है, बहुप्रतिक्रिया यानी कहें कि इस नियम के अनुसार नई परिस्थिति में प्राणी
तब तक एक के बाद एक अनुक्रिया करता रहता है, यानी काम करता रहता है, जब तक कि वो उसको अच्छे से सीख नहीं जाता, यानी कि उसको जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक वो इस प्रतिक्रिया को करता रहेगा, और किसी कार्य को जब सीख जाएगा तो वो उस क्रिया को समाप्त कर देगा। यानी इसमें कहीं अध्यापक को यह चाहिए कि बच्चों को त्रुटियों में सुधार के द्वारा अधिगम के अवसर दिए जाएं, यानी इसमें त्रुटियां सुधरें उसकी। मैंने इसका मुख्य उद्देश्य यही है, बहु प्रतिक्रिया, यानी तब तक क्रिया कराएंगे जब तक वो उन त्रुटियों को सुधार नहीं लेगा, उस कार्य को सही से नहीं कर लेगा। तो यह होगा बहु प्रतिक्रिया का नियम। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं मनोवृत्ति का नियम क्या होता है। मनोवृत्ति यानी मनोवृत्ति से मतलब मन से मनोवृत्ति, यानी यदि मन में तत्परता आ रही है तो वो मनोवृत्ति होती है। यदि अपने मन से वो तत्पर है, यानी किसी कार्य को करने के लिए अगर तत्पर है, तो बच्चा बहुत ही जल्दी और आसानी से सीख जाएगा, उसे बोरियत महसूस नहीं होगी। तो इसमें कहें कि जो क्रिया है मनोवृत्ति पर भी निर्भर करती है। तो यदि मनोवृत्ति अच्छी है, यानी कहें किसी कार्य को करने की तत्परता है, तो उस काम को बहुत आसानी से वो कर लेगा। तो इसमें मनोवृत्ति में मन से संबंध है, यानी किसी कार्य को करने की तत्परता से। अब इसके बाद देखें, अब आता है आंशिक क्रिया। अच्छा, एक बात ध्यान दें, आंशिक क्रिया क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आंशिक क्रिया किस विधि पर आधारित है, तो ध्यान देना जी, विश्लेषण विधि पर आधारित है। आंशिक क्रिया किस पर निर्भर करती है, तो विश्लेषण विधि। अगर विधि पूछे तो विश्लेषण विधि पर जी आधारित है। तो इसमें ध्यान दें कि आंशिक क्रिया के नियम में क्या है कि इसमें बच्चा जो सुसंगत और असंगत तत्वों की पहचान करता है और केवल सुसंगत तत्वों के प्रति क्रिया करता है। यानी इसमें पहले देखता है कि कैसे कैसे इसमें तत्व है। देखो विश्लेषण में क्या है, विश्लेषण विधि पर आधारित होने का मतलब क्या है, विश्लेषण में यही कहते हैं कि छोटे छोटे भागों में उनको डिवाइड करके अध्ययन करते हैं और उसमें जो है सही गलत की पहचान करते हैं, क्या सही है, कैसे तथ्य आए हैं, जैसे तथ्य आएंगे उसी प्रकार को उन्हें चेक करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद फिर संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ विश्लेषण का मतलब यही है कि जो हमें सुसंगत और असंगत तत्वों की पहचान हुई है उसमें हमें असंगत वाले छोड़ देना, सिर्फ सुसंगत तत्वों के प्रति हमें क्रिया करना है। तो जी हमारी होती है क्या, आंशिक क्रिया। बात समझ में आ गई होगी कि इसमें हम क्या करते हैं इस नियम में कि जो सुसंगत तत्व यानी अच्छे तत्व हैं और जो असंगत तत्व हैं, तो सुसंगत और असंगत तत्वों की पहचान करते हैं और फिर उसमें जो सुसंगत हैं, जो अच्छे तत्व हैं, उनके प्रति हम क्रिया करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। इसमें आंशिक क्रिया का नियम यही है कि जो सुसंगत तत्व हैं उनके प्रति हम क्रिया करेंगे, असंगत तत्वों को हम हटा देंगे। लेकिन इसमें दोनों के बारे में पहले पहचान करते हैं, फिर इसके बाद हम सुसंगत तत्वों को चुनते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जब कोई विषय वस्तु बहुत बड़ी होती है तो उसको याद करना या उसको पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया जाता है, जो कहें विश्लेषण विधि भी कहती है। छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे और उनके सुसंगत और असंगत तत्वों को पहचानेंगे और जो अच्छे तत्व हैं, सुसंगत तत्व हैं, उनके प्रति हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। इसके बाद आया है आत्मिकीकरण। इसी को कहते हैं सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी इसी आत्मिकीकरण को कहते हैं। तो आत्मिकीकरण एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का तरीका है, यानी पूर्व ज्ञान को यदि नए ज्ञान से जोड़ा जाए तो वो आत्मिकीकरण होता है। तो इसके अनुसार क्या है कि प्राणी नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह लगभग समान एवं यानी कि इसके पहले जो परिस्थिति हो चुकी है उसमें कर चुका था। यानी पहले जो वो कर चुका है परिस्थिति में अनुक्रिया, यानी पहले जिस प्रकार की घटना घट चुकी है उसी प्रकार की अगर फिर से घटना घटती है तो वह पहले वाली जो अनुक्रिया कर चुका है उसी प्रकार दोहराने की कोशिश करेगा।
यानी कि बालक के जीवन में जब कोई ऐसी समस्या आती है जो पहले आ चुकी है तो उसका समाधान वह अपने पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है। इसी को कहते हैं आत्मसात। तो ये हो गया आत्मिकीकरण। अब लास्ट में आया साहचर्य क्रिया नियम, या इसी को कह देते हैं साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो इसमें क्या होता है, साहचर्य स्थानांतरण के नियम में, इस नियम में उद्दीपक व अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। पहले ही बता चुके हैं उद्दीपक और अनुक्रिया है क्या। उद्दीपक कहलाता है कि जो बच्चे को जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वो उद्दीपक कहलाता है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो क्रिया की जाएगी वो अनुक्रिया होती है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है कि जब तक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित किए गए उद्दीपक या कहें लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है तब तक व्यक्ति अनुक्रिया करना भी समाप्त नहीं करता है। जैसे ही व्यक्ति को उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है वह अनुक्रिया करना बंद कर देता है। बात समझ में आ गई होगी। साहचर्य क्रिया क्या है, यानी कि हम कोई पेपर दे रहे हैं, टेस्ट निकाल रहे हैं, अगर व्यक्ति की नौकरी लग जाती है तो वो लगभग पढ़ना बंद कर देता है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा सब कोई बंद कर दे, लेकिन ऐसा अधिकतर होता है। तो ये साहचर्य स्थानांतरण का नियम जो है, साहचर्य क्रिया जो नियम है वो यही कहता है कि उद्दीपक जब तक यानी लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वो अनुक्रिया करता रहता है, यानी प्रयास करता रहता है। जैसे ही उद्दीपक की प्राप्ति होती है वो अनुक्रिया करना बंद कर देता है। तो मैं आशा करता हूं कि मुख्य नियम और गौण नियम समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं थार्नडाइक ने प्रयोग किया है। तो थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, जिसमें जो अनुक्रिया के रूप में भूखी बिल्ली थी ये जो दिख रही है, और उद्दीपक के रूप में मृत मछली थी। जो इस प्रकार से जो प्लेट रखी है इसमें मृत मछली पड़ी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जो भूखी बिल्ली है, तो भूखी बिल्ली को ऐसे पिंजड़े में बंद किया जिसका दरवाजा एक खटके पर पैर रखने से खुलता है। यानी कि बिल्ली जब इस खटके पर जो यहां पर लगा है इस पर जब पैर रखेगी तभी जी वाला दरवाजा खुलेगा, और फिर इसके बाद वो उद्दीपक तक पहुंच जाएगी, यानी मृत मछली को वो प्राप्त कर लेगी और उसकी भूख मिटेगी। पिंजरे के बाहर प्लेट पर रखे भोजन को देखकर बिल्ली उछल कूद करती है और बार बार ये प्रतिक्रिया करती है। उछल कूद इसमें करती है और बार बार प्रतिक्रिया करती है, और अचानक एक बार उसका पैर इस खटके पर पड़ जाता है और वो गेट खुल जाता है और इसको प्राप्त कर लेती है। तो इसी प्रकार से बार बार जब करती है तो उसी एक बार ये ज्ञात हो जाता है कि खटके पर पैर रखने से ही ये खुलता है। अब वो बार बार वो उछल कूद नहीं करती है। इसके बाद वो जैसे ही मृत मछली उसको बाहर दिखती है, यानी उद्दीपक के रूप में जो हम मृत मछली रखते हैं वो उसको देखती है और वो जाती है और खटके पर पैर रखती है और आराम से उसको प्राप्त कर लेती है। यानी कि अब वो उछल कूद नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इस खटके पर पैर रखने से ही गेट खुलता है। तो इस प्रकार से कहें, इससे सिद्ध होता है कि किसी कार्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरणा तथा प्रतिक्रिया का होना जरूरी है। यदि हम प्रतिक्रिया करेंगे तो हमें वो चीज प्राप्त हो जाएगी कि इससे क्या होता है। तो यानी प्रतिक्रिया करने से ही हमें क्या होता है, उस कार्य की प्राप्ति और हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पे अगर क्वेश्चन आए कि थार्नडाइक ने अनुक्रिया के रूप में किसका यूज किया है, तो भूखी बिल्ली, और यदि कहें इसमें उद्दीपक क्या रखा गया है तो उद्दीपक के रूप में मृत मछली थी। तो यहां पर ये मृत मछली है। अच्छा, अनुबंधन बात आ जाती है। अनुबंधन क्या है?
क्योंकि अनुबंधन जो होता है, जो अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो बंध बनता है वो अनुबंधन होता है। यानी अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, वो कहलाता है अनुबंध। तो इस प्रकार से यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।